नमस्कार। लास्ट पॉलिटी में केंद्र राज्य संबंध में प्रशासनिक संबंध पढ़ रहे थे हम। और प्रशासनिक संबंध में एक दो प्रावधान जो छूट गया था उसको पूरा करते हैं और फिर वित्तीय संबंध की तरफ बढ़ेंगे। तो केंद्र राज्य संबंध में प्रशासनिक संबंध प्रशासनिक संबंध में हमने जो पढ़ा अब तक आपने देखा, तो इसमें सबसे पहला था कार्यकारी शक्तियों का विभाजन। सबसे पहला प्रकार था। दूसरा था राज्य एवं केंद्र के दायित्व। और तीसरा था राज्यों को केंद्र के निर्देश। राज्यों को केंद्र के निर्देश। यहां तक ही तो पढ़ा था हमने, 3 टॉपिक पढ़े थे ना। चौथा था, नहीं एक और पढ़ा था, कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। और नेक्स्ट था राज्य एवं केंद्र के मध्य सहयोग। राज्य व केंद्र के मध्य। और इसके बाद जो है इसमें पढ़ा जाता है, और क्या पढ़ेंगे, अन्य प्रावधान। और इसमें पढ़ेंगे कुछ जो है जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस, मतलब जो है जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, ऐसे कुछ उपबंध हैं जो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं और जिसका प्रशासनिक या विधायी कार्य में या न्यायिक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो संविधानेतर युक्तियां, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस। सबसे पहला कार्यकारी शक्तियों का विभाजन, दूसरा था दायित्व, तीसरा था निर्देश, पारस्परिक प्रतिनिधित्व चौथा, पांचवा राज्य व केंद्र के मध्य सहयोग, और छठा अन्य उपबंध, और सातवां है संविधानेतर युक्तियां। अब ये जो पांचवा है राज्य व केंद्र के मध्य सहयोग, इसका कुछ हिस्सा हमने पढ़ लिया था और कुछ हिस्सा हमारा रह गया था। तो इसमें देखते हैं क्या प्रावधान है। मतलब इसमें जो है अनुच्छेद 263 तक हमने पढ़ा और उसके बाद जो है अखिल भारतीय सेवाएं पढ़ी थी, है ना। तो इसको पढ़ते हैं। नंबर 5 में है राज्य व केंद्र के मध्य संयोग। इसमें मध्य लिखना जरूरी है। चलिए, राज्य व केंद्र के मध्य। राज्य और केंद्र के मध्य संयोग में अनुच्छेद 260 पढ़ा था हमने, अनुच्छेद 261 पढ़ा था, अनुच्छेद 262 भी पढ़ा था, और अनुच्छेद 263, और उसके बाद जो है अखिल भारतीय सेवाएं।
यही तो पढ़ा था, अनुच्छेद 260, 61, 62, 63 और अखिल भारतीय सेवाएं। अब इसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा आयोग। अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं, और उनका जो केंद्र और राज्यों के बीच जो प्रशासनिक संबंध है, इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन अनुच्छेद 315 में है, 312 में। और जबकि जो ये लोक सेवा आयोग है, इसका वर्णन जो है 315 में है। अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, यही तो है। अब देखो, जो ये लोक सेवा आयोग है, ये केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध में कैसे भूमिका निभाता है, हमें ये पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके जो अध्यक्ष और उसके जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी, लेकिन उन्हें पद से हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा, संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पे एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। जैसे उच्च न्यायालय का होता है कि 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय काम करेगा, ऐसे जो संयुक्त रूप से राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग राज्यों की आवश्यकता अनुसार काम करेगा। अब देखो, जबकि संघ लोक सेवा आयोग केंद्र का विषय है, लेकिन अगर राज्यपाल अनुरोध करें और राष्ट्रपति इसकी मंजूरी दे दें, तो जो संघीय संस्था है वो कार्य करेगी राज्यों की आवश्यकता अनुसार। तो ये प्रशासनिक संबंध है। उसके बाद जो राज्यों की विधानमंडल हैं, वो यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग से सिफारिशें करें, तो उनके लिए योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकता है संघ लोक सेवा आयोग, और संयुक्त भर्ती में उनकी सहायता कर सकता है। तो ये सारे जो हैं प्रावधान लोक सेवा आयोग में पढ़े जाएंगे प्रशासनिक संबंध को केंद्र मानते हुए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। राज्यपाल करेगा, लेकिन इन्हें पद से सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ठीक है, तो जिस राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग है, उस राज्य के राज्यपाल उस राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन उनको पद से हटाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति करेंगे, सिर्फ राष्ट्रपति करेंगे। नंबर नेक्स्ट, इसमें नंबर 2, संसद विधि बनाकर या संसद ऐसी लिख लो, संसद राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर
राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। ये शक्ति संसद के पास है। अब एक या एक से अधिक राज्य, मतलब एक क्या, दो या दो से अधिक राज्य, संयुक्त का तो मतलब ही जो है दो से ऊपर ऊपर चलेंगी बात, ठीक है। जब दो या दो से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करें तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है संसद, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट क्या है? नंबर नेक्स्ट है राज्यपाल के अनुरोध पर और राष्ट्रपति की अनुमति से। ऐसा लिखेंगे, कैसा लिखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति की मंजूरी पर। अब देखो, ये जो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, राष्ट्रपति के लिए कौन, राष्ट्रपति से कौन आग्रह करेगा? राज्यपाल करेगा। तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि राज्यपाल के अनुरोध पर और राष्ट्रपति की मंजूरी से संघ लोक सेवा आयोग राज्यों की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। हमने कैसे लिखा है? हमने लिख लिया संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति की मंजूरी पर राज्यों की आवश्यकता अनुसार कार्य करेगा। लेकिन इसका अनुरोध जो है राज्यपाल करेंगे राष्ट्रपति से। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट क्या है? नंबर नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर योजनाओं का क्रियान्वयन वे संयुक्त भर्ती में सहायता करेगा, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग में, जब लोक सेवा आयोग को हमने केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध के तौर पर पढ़ा, लोक सेवा आयोग को केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध में जब पढ़ा जाता है तो इसमें 3-4 तरह की पॉइंट पढ़े जाते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, जबकि इनको पद से सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं। तो यहाँ राज्य की भी भूमिका है इसमें आयोग में और केंद्र की भी भूमिका है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था कि संसद राज्य विधानमंडलों के अनुरोध पर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हो सकता है।
तीसरा ये था कि अगर राज्यपाल अनुरोध करें राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति इसकी मंजूरी दे दें, तो या राष्ट्रपति के आदेश से कहें हम, तो संघ लोक सेवा आयोग राज्यों की आवश्यकता अनुसार काम कर सकता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट था कि संघ लोक सेवा आयोग से अगर राज्य अनुरोध करें तो संघ लोक सेवा आयोग वहाँ पर जो योजनाओं का क्रियान्वयन है और जो संयुक्त भर्तियां हैं उनमें सहायक सिद्ध हो सकता है या सहायता कर सकता है। तो ये हमारा लोक सेवा आयोग टॉपिक जो है खत्म हो जाता है, जो हम पढ़ रहे थे राज्य व केंद्र के मध्य संयोग में। ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट क्या है? और क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद? एकीकृत न्यायालय, न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध में? भारत में एकीकृत या एकल न्यायिक प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें सबसे सर्वोच्च पद पर सुप्रीम कोर्ट है और उसके अधीन उच्च न्यायालय काम करता है, और उससे नीचे जो है अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जो जिला स्तर पे काम करते हैं। ठीक है, तो एकीकृत न्यायालय प्रणाली को अपनाया है, न्यायिक प्रणाली को अपनाया है भारत ने, और इसमें जो सर्वोच्च पद है, इसके सर्वोच्च पर सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये कैसे प्रशासनिक कार्य करेगा, मतलब प्रशासनिक संबंधों में कैसे भूमिका निभाता है? सबसे पहला तो जो वैधानिक कार्यों की सुनिश्चितता, यही करता है, सुनिश्चित करता है या वैधानिक कार्यों का अनुपालन कराता है। आप समझते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया तो उस कानून की वैधता सुप्रीम कोर्ट जांच लेगा। राज्य सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया गया, उस कानून की वैधता सुप्रीम कोर्ट जांच लेगा। या उस कानून के संबंध में किसी को कोई आपत्ति है और ये विवाद पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो जांच कर सकता है। ठीक है, तो देश में विधायिका के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं उनका आधार संवैधानिक तंत्र है या नहीं है, इसकी जांच न्यायालय कर सकता है। अगर विधायिका के द्वारा, देखो विधायिका दो भागों में विभक्त है, केंद्र स्तर पर संघ स्तर में संसद है और राज्य स्तर पे राज्य विधानमंडल है, या केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है। अगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है, संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो संवैधानिक तंत्र को विफल करता है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस कानून पर प्रतिबंध लगा देगा। इस सारी बात जो है एज इट ई राज्यों के लिए जाती है। अगर राज्य भी कोई ऐसा काम करता है, ऐसा कोई कानून का निर्माण करता है जो संवैधानिक तंत्र को विफल करे, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा देगा। तो ये भूमिका निभा रहा है यहाँ। दूसरा, अगर राज्यों के मध्य विवाद है, सुप्रीम कोर्ट उसको सुलझाने की कोशिश करेगा। अगर केंद्र राज्यों के मध्य विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ विवाद को सुलझाने की कोशिश करेगा। लेकिन कहाँ सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करेगा, इसमें जो है, जैसे हम लास्ट पढ़ रहे थे, अंतर्राज्यीय नदी विवाद है, ये सुप्रीम कोर्ट के या न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है। विवाद है दो राज्यों के बीच या तीन राज्यों के बीच या चार राज्यों के बीच, तो इसमें कुछ नहीं कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि न्याय क्षेत्र में है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के। इस मामले को संसद देखेगी। दूसरा, पेंशन से संबंधित राज्य और केंद्र के बीच या खर्चों से संबंधित कोई विवाद है, वो भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है।
उसे भी वो खुद ही सुलझाएंगे। कुछ वाणिज्य से संबंधित केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद है, उसमें भी न्यायालय कुछ नहीं करेगा, क्षेत्राधिकारी नहीं है न्यायालय का। तो 3-4 पॉइंट याद रखना। अंतर्राज्यीय नदी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा, अर्थात इस विवाद में न्यायालय कुछ नहीं करेगा। खर्चे या पेंशन से संबंधित कोई विवाद केंद्र राज्यों के बीच या राज्य राज्यों के बीच, वाणिज्य से संबंधित कोई विवाद, तो ये क्षेत्र से बाहर है। केवल न्यायालय जांच करता है कि जो विधि बनी है और उसका जो अनुपालन हो रहा है, क्या वो संवैधानिक आधार पर किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ये जो है इसमें याद रखना। इसके साथ साथ क्या याद रखना, इसके साथ साथ याद रखना कि संसद को संयुक्त हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के गठन का अधिकार है। ठीक है, जैसे हरियाणा और पंजाब के लिए, हरियाणा और पंजाब के लिए एक संयुक्त हाई कोर्ट है, तो ये काम जो है सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, संसद कर सकती है। नेक्स्ट, इसमें समझने की बात है कि जो हाई कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीजीआई के परामर्श से तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। तो यहां नियुक्ति भी कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक बात और समझने की है। जो हाई कोर्ट के जज हैं, जजों का जो ट्रांसफर है, हस्तांतरण, स्थानांतरण, वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, और उनको पद से हटाने की भी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। पद से हटाना भी, जजों को पद से हटाना भी, ये शक्ति किस में निहित है, ये राष्ट्रपति में निहित है। तो ये सारी बात जो है इसमें याद रखना। नेक्स्ट क्या है, हमारा जो ये राज्य व केंद्र के मध्य जो संयोग है, ये टॉपिक पूरा हो गया। इसमें जो है जितना भी था हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद कुछ अन्य उपबंध, वैसे वो उपबंध हमने पढ़ लिए थे लेकिन उसको समझ लो। अन्य उपबंध में बात की गई है अनुच्छेद 355 की। 355 को जब हम पढ़ते हैं तो हमने बताया था कि केंद्र सरकार पर ये दायित्व है केंद्र सरकार का कि राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए। दूसरा, ये जांच करे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके साथ साथ जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसके मुख्य जो आयुक्त हैं राज्यों में, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के राज्यपाल के द्वारा, और उन्हें पद से हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये 2-3 बातें जो हैं इसमें याद रखना। और एक, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे जब राज्यपाल को हटा सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। अन्य उपबंध में है, अन्य उपबंध में अन्य प्रावधान, अन्य प्रावधान में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 को हमने लास्ट भी पढ़ा था अपनी इसी क्लास में।
तो 355 में क्या है, दो तरह के दायित्व है। सबसे पहला दायित्व है राज्यों को बाह्य आक्रमण व इसके साथ साथ क्या, आंतरिक अशांति अशांति से राज्य बचाएगा। दूसरा, राज्य में संवैधानिक तंत्र से शासन चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको भी केंद्र सरकार या संघ सरकार ही देखेगी। ये जो है संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए निर्देश हैं या दायित्व हैं, अनुच्छेद 355। इसके साथ साथ अन्य प्रावधान में हम पढ़ेंगे राज्यपाल की नियुक्ति या राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। मतलब इसका यह है कि राज्यपाल का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, जब स्थिति बनती है तभी हटा दिया जाएगा पद से, ठीक है। और राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, या हम कहेंगे राज्य को केंद्र से जोड़ने का काम ही राज्यपाल करता है। यह राज्य की सारी योजनाएं केंद्र को बताता है राज्यपाल। नेक्स्ट, और इसमें जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष है उसको राज्यपाल उसको नियुक्त करेंगे, लेकिन पद से हटाने का जो काम है वो कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। तो अन्य उपबंध में हो गया हमारा ये नंबर। नेक्स्ट, और क्या रहेगा इसमें, और जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिवाइस हैं, मतलब इसका ये है, इसे क्या लिखेंगे हम, संविधानेतर युक्तियां, मतलब कुछ ऐसी बॉडीज जो जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन वो राज्य और केंद्र के मध्य समन्वय बना रहे उसके लिए कार्यरत है। जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, जैसे राष्ट्रीय एकता परिषद, क्षेत्रीय परिषद, और चिकित्सकीय परिषद, होम्योपैथिक परिषद, बहुत सारी परिषद हैं जो अपना अपना काम करती है। इसके साथ साथ कुछ सम्मेलन होते हैं। अब जैसे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन है, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो देश के प्रधानमंत्री करेंगे, ठीक है। जो राज्यपालों का सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता जो है प्रेसिडेंट करेंगे, मतलब राष्ट्रपति करेंगे। जैसे सचिवों की जो सम्मेलन है उनकी अध्यक्षता जो है कैबिनेट सचिव करेंगे। जैसे जो है राज्यों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन है, तो जो केंद्रीय गृह मंत्री है, सेंट्रल होम मिनिस्टर, इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो जो संविधानेतर
उपबंध हैं उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। हमारा जो प्रशासनिक संबंध है वो संपन्न हुआ। अब नेक्स्ट वित्तीय संबंध पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।